नमस्कार, द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों को जिन्हें भी टिकट देने थे वो बढ़ चुके हैं। नामांकन पूरे हो चुके हैं। कई नेताओं की उम्मीदें टिकट कटने की वजह से आंसू बनकर बह चुकी हैं और कई ने टिकट कटने के बावजूद मैदान से नहीं हटने का फैसला किया है। तो आखिर कैसी उभर रही है इस चुनाव में तस्वीर? क्या गुटबाजी के लिए बदनाम रही कांग्रेस इन चुनाव में भी इसका शिकार है? क्या अनुशासन के लिए जानी जाने वाली भाजपा वास्तव में वो टैग बनाए रख पा रही है? क्या ये एक बहुकोणीय चुनाव बन पाएगा या जनता की नजर में दरअसल धुरी दो ही हैं? और क्या बन पा रहे हैं चुनाव में मुद्दे? इन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं हरियाणा की राजनीति पर लगातार नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप डबास और बीबीसी की भारतीय भाषाओं की डिजिटल वीडियो एडिटर और हरियाणा से जुड़ी सर्वप्रिया सांगवान। साथ ही ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं लोकनीति CSDS के सह निदेशक संजय कुमार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदीप जी, पहला प्रश्न मैं आपसे लेना चाहता हूं कि जो अब चुनाव का माहौल तो काफी गर्मा गया है, लोगों के बीच में दरअसल क्या मुद्दे अभी तक आपको समझ में आए हैं? देखिए, हम अगर 12 मार्च से देखने की कोशिश करें, 12 मार्च वो तारीख है जब हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदला गया था और जननायक जनता पार्टी जो 4.5 साल से सरकार के साथ काम कर रही थी और उसको एकदम से हटा दिया गया था। हटाया गया था इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि उनको इस तरह से झटका मिल सकता है, क्योंकि एक दिन पहले गुड़गांव में या गुरुग्राम में प्रधानमंत्री रैली करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की काफ़ी तारीफ़ें की थी और उन्होंने कहा था कि हम मोटरसाइकिल पर बैठ के उस समय रास्ते संकरे होते थे, एक दरी पे हम लोग सोते थे। लेकिन क्या झटका देने जा रहे हैं ये क्योंकि उस रैली में खुद दुष्यंत चौटाला मौजूद थे जी। अगले दिन पासा पलटा और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 4.5 साल ये और 5 साल पिछले 9.5 साल में जो मुख्यमंत्री के तौर पे मनोहर लाल जी ने जो काम किया उसको लेके जो जनता के बीच असंतोष था। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक नमूना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की ओर से लगातार पेश किया जाता रहा, एक एंटी इनकम्बेंसी बनती जा रही थी, लोगों के काम नहीं हो रहे थे। मुद्दे, जो बड़े मुद्दे आपने कहा, मुद्दों की बात निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इस समय वातावरण है, हालांकि वो अपने दावे पेश करेंगे कि हमने ये किया, लेकिन जो विपक्ष के पास इस समय मुद्दे हैं उनमें सबसे पहला मुद्दा किसानों का है, दूसरा मुद्दा खिलाड़ियों का है। और उसको कांग्रेस ने जिस तरह से भुनाने की कोशिश की है वो लाजवाब तरीका है। विनेश फोगाट आई हैं और आने के बाद जिस तरह से महिला और खिलाड़ी दोनों को एक साथ साधने की कोशिश मुकेश जी कांग्रेस ने की है, वो एक बड़ा मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा। तीसरा, जो किसानों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने में, जब से मुख्यमंत्री बदले गए, 6 महीने में करने की कोशिश की, उसमें उनको तमाम फसलों पे MSP देने की बात की गई, कर्जों की बात की गई, लेकिन वो प्रभाव उस तरीके से, जिस तरीके से फील्ड पे किसानों पे डलना चाहिए था, वो उन मार को किसान नहीं भूल पाए हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बीजेपी के लिए चुनौती है, मुद्दा ये कांग्रेस के लिए या दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए हो सकता है, और बीजेपी के लिए ये एक दावा हो सकता है कि उन्होंने सभी फसलों पे MSP दे रहे हैं, किसानों के लिए किसान निधि के तहत सम्मान राशि दी जा रही है, लेकिन इससे किसान कितने प्रभावित होंगे ये बहुत बड़ा सवाल है और बीजेपी को इस सवाल का जवाब फिलहाल मिलते हुए नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर हरियाणा की हम बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अग्निवीर का मुद्दा है। देखिए, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बच्चे 12वीं के बाद अगर रोजगार की तलाश करते हैं तो पहला बड़ा ऑप्शन उनका फौज होती है। तो ये कुछ एक मुद्दे हैं इसमें। विनेश और खिलाड़ियों की बात प्रदीप जी ने की। सर्वप्रिया, आपने, चूंकि जब खिलाड़ी यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप गई थी, उनसे भी बात हुई थी। और अभी जब विनेश को टिकट मिला और वहाँ वो निकली खुली जीप पर, तो ऐसा लगा कि जनता का समर्थन दिख रहा है। लेकिन क्या जिस जगह से उनको टिकट दिया गया है उसके बियॉन्ड इसका असर है? आपको ऐसा लगा वहाँ पर? जी, आप देखा जाए जो हरियाणा है, अगर उसका एक
अगर आप एक छोटे उसमें देखा जाए तो बहुत जो वोटर है बहुत इमोशनल वोटर भी है ना, तो वो जब वोट करता है तो वो एक्चुअली इमोशनल फैक्टर्स पे भी करता है, लॉजिकल चीज़ों पे भी करता है, इमोशनल फैक्टर्स पे भी करता है। और पिछले कुछ समय से ये जो भाजपा की केंद्र सरकार है या भाजपा की जो स्टेट की सरकार है, वो इस तरह की इश्यूज उन्होंने पैदा किए, जिसकी वजह से लोगों में को पाइलअप होता रहा गुस्सा भी, और एक उनको मतलब उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुई कि जैसे वो किसानों का मुद्दा है जिनका प्रदीप जी ने भी जिक्र किया, जिसका अब ये खिलाड़ियों का भी मुद्दा आया और अग्निवीर का भी मुद्दा आया। बेरोजगारी पहले ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो लोकसभा में भी बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसके बावजूद जब ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं हरियाणा में, तो वहाँ पर ही जब आप और रोजगार तो पैदा नहीं कर रहे, जो है उसमें भी आप उसको कम कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब मुद्दे तो हैं ही। और विनेश का डेफिनेटली जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, तो लोग पहले भी हरियाणा के लोग काफ़ी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद अब जब विनेश गई हैं खेलने के लिए, ओलंपिक्स में खेलने गई, और जिस तरीके से जीतते जीतते भी रह गई, एक बहुत इमोशनल उन लोगों को उनसे फील हुआ, और उनका सपोर्ट इस तरह से जो आयर आप दिख ही रहा है कि वो लोगों में है। तो जाहिर अभी तक जो दिख रहा है कि बहुत लोगों का सपोर्ट उनके साथ है ही, और जो इमोशनल मुद्दे हैं उसको लेके हरियाणा वोट कर भी सकता है, ये है ही सच बात। ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ एक बार संजय जी के पास चलना चाहता हूँ। संजय जी, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे कि कुछ टाइम पहले यानी 9.5 साल रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी के और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब नायब सिंह सैनी जी को लाना चाहिए। तो क्या नायब सिंह सैनी को लाने में पार्टी ने देर की, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि बहुत कम समय मिला और शायद वो अपनी जगह इतने कम समय में नहीं बना पाए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को हटा पाए। हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर ये बदलाव करना था पार्टी को और पार्टी मन बना रही थी, तो ये बदलाव पहले होना चाहिए था। इस बदलाव का न तो फायदा पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मिला और विधानसभा के चुनाव में तो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। लगता नहीं है कि नायब सिंह सैनी के हाथ में कोई कमान है, और जिस तरह से पार्टी को लीड करके चुनाव में जीत दिलाने की क्षमता होनी चाहिए, उस तरह की क्षमता तो अभी दिखाई नहीं पड़ती है उनमें। निश्चित रूप से पार्टी को पहले करना चाहिए था ये काम, और इससे पार्टी को नुकसान। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ ये भी है कि ये चुनाव क्या वास्तव में कांग्रेस ने इतना मोबिलाइजेशन किया है कि जैसा जिक्र हो रहा है कि भाई अल्टीमेटली अगर दो ही मुख्य धड़ों को देखा जाए, कांग्रेस और बीजेपी, तो कांग्रेस के लिए लोग इंक्लाइंड हैं या एक्चुअली एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है? 9.5-10 साल का ये जो शासन बीजेपी का है वो। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए अट्रैक्शन है या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कुल मिला के अगर मैं मूड देखूं हरियाणा की जनता का, तो मुझे लगता है बड़ी संख्या में जनता ने यह तय कर लिया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार को हमें हराना। तो एंटी इनकम्बेंसी मूड तो जरूर दिखाई पड़ता है। कांग्रेस का अपना जनाधार है, भले ही कांग्रेस पिछला चुनाव हार गई 2019 का विधानसभा चुनाव, लेकिन कांटे का टक्कर उसमें भी हुआ था। तो कांग्रेस का अपना जनाधार है, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी मूड दिखाई पड़ती है, और उन कारणों से जिसका जिक्र भी पहले पैनलिस्ट कर रहे थे, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो और या पहलवान हो, ये 3 मुद्दे बड़े हावी दिखाई पड़ रहे हैं, और इन 3 मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बीजेपी के लिए बड़ी नाराजगी है। जी, हालांकि यहाँ मैं इस कार्यक्रम में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जो भी चर्चाएं कर रहे हैं वो जो फील्ड पे महसूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे है। ये कहना कि कांग्रेस आगे है या बीजेपी या पीछे चल रही है, ये ऑब्वियसली उन सेंटिमेंट्स का एक सैंपल हो सकता है, अल्टीमेटली तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो प्रदीप जी ये बताइए कि कांग्रेस को लेकर के एक बात जो बहुत कही जाती है, और वो इस बार की नहीं हमेशा से कही जाती है, वो है गुटबाजी की, कि हरियाणा कांग्रेस में ख़ास तौर पे जी धड़े बने हुए हैं। 2 तो बहुत ही क्लियर धड़े हैं, हालांकि एक धड़ा बहुत बड़ा है हुड्डा जी का, और कुमारी शैलजा अपने आप में एक धड़े के रूप में आती हैं, और शायद कुछ एक सीटें इस बार भी चर्चा हो रही है कि रणदीप सुरजेवाला जी के पास भी गई हैं। तो क्या कांग्रेस अपनी उस अंदरूनी कलह और गुटबाजी को, और टिकट वितरण अब तो हो ही गया और नामांकन भी हो गए, उसको अब आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी भी है उस तरह का मुद्दा कांग्रेस के लिए चुनौती? देखिए मुकेश जी, चुनाव में सिर्फ 20-22 दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से आप गिन सकते हैं। तो
चुनाव हमेशा मुद्दों के साथ साथ परसेप्शन का चुनाव भी होता है। इसमें परसेप्शन क्रिएट होती है, लोगों के मन में एक धारणा बनती है और उस धारणा के आधार पे वोटिंग होती है। ये धारणाएं बड़ी प्रभावित भी करती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस तरह की, और कहाँ पे गुटबाजी है। काफ़ी साल पहले तक कांग्रेस को लेके एक कहावत ये प्रचलित थी कि कांग्रेस उस संतरे की तरह है जो ऊपर से देखने में तो एक लगता है, लेकिन अगर छिलके हटाएंगे तो उसमें फाड़ ही फाड़ होंगी। अब वो कांग्रेस की जो है वो फाड़ हट चुकी है पिछले 10-12 साल में, जब से अशोक तंवर का मारपीट वाला इंसिडेंट हुआ था और दूसरे इंसिडेंट हुए, और फिर कुमारी शैलजा को जिस तरह से अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उसके बाद से ये तय हो गया था कि कांग्रेस में अलग अलग धड़े, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन धड़ेबाजियों को मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि हाईकमान भी एक किस्म से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है उसको। उस समय तक वो मतलब कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि हर धड़ा अपने इलाके में, जैसे बांगर में बीरेंद्र सिंह थे, भिवानी में किरण चौधरी थी, ठीक है, भजनलाल का परिवार तो शाम से उधर हिसार साइड में था, भूपेंद्र हुड्डा रोहतक साइड में, और इधर से राव इंद्रजीत उस समय जब कांग्रेस में होते थे, तो सब अपने अपने आप में मुख्यमंत्री के तौर पे प्रस्तुत करते थे और कुछ ना कुछ सीटें वो लेके आते थे, और आला कमान को ये लगता था कि कोई बात नहीं, ये आपस में सेटल कर लेंगे, नहीं होगा तो भी सीटें आ सकती हैं। 2014 तक इस तरह की परिस्थितियाँ थी। लेकिन उसके बाद जब परसेप्शन की मैं बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव तक एक अनुशासित पार्टी के तौर पे माना जाता रहा है, और ये तय था कि यहाँ इस तरह के वाक्य प्रचलित हैं या कहावतें प्रचलित हैं बीजेपी को लेके कि सूचना आई सोचना बंद, आपको आदेश का पालन करना है। लेकिन ये वही भाजपा है जो 2024 के विधानसभा चुनाव में जब पहली लिस्ट 69 कैंडिडेट्स की डिक्लेयर करती है, उसके बाद जो इसमें भगदड़ मचती है। इससे पहले अगर हम 4 महीने पहले जाएंगे, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आता है, तो यही भाजपा है जिसमें जब मोहनलाल बड़ौली सोनीपत से चुनाव हारते हैं तो वो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाते हैं, राव इंद्रजीत कुछ और भाषा बोलते हैं, रणजीत सिंह चौटाला कुछ और भाषा बोल रहे थे, वो भी भीतरघात का मदद ना करने का आरोप। तो जो चीज़ें अब तक कांग्रेस में होती रही वो भारतीय जनता पार्टी में अब दिखाई देने लग गई थी, और विधानसभा चुनाव आते आते तक वो इतना क्लियर तरीके से दिखने लग गया है। तो इसका एक कारण तो ये मुकेश जी हम मान के चल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप देखिए 10 में से 6 कैंडिडेट्स वो लोग थे जो कभी ना कभी कांग्रेस में रहे थे जी। तो इससे क्या है, एक परसेप्शन लोगों के बीच में ये भी बन रही है कि बीजेपी में जो अपना कैडर है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, नए लोगों को लाया जा रहा है, और जो नए लोग पार्टी का कल्चर बदलने की काम कर रहे हैं। कांग्रेस को जाना ही जाता था आपसी फूट के लिए। एक बयान कुमारी शैलजा का आया कि वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा बयान था कि दलित वोट ऑटोमेटिकली शैलजा के साथ या कांग्रेस के साथ बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन उसी बयान के बदले में जो है बावरिया ने ये कहा कि किसी भी सांसद को जो है विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। इसका असर पार्टी ने तुरंत पहचान लिया और उन्हीं दीपक बावरिया से दोबारा स्टेटमेंट हुई। उन्होंने ये कहा कि ये ऊपर तय करेंगे, हमने हमने स्क्रीनिंग कमेटी में हमने ये फैसला लिया, लेकिन आला कमान तय कर सकता, और उन्होंने इसको संभालने की कोशिश की। तो जो सेल्फ गोल के लिए जो पार्टी जानी जाती थी कांग्रेस, जो कभी ना कभी ऐसी बातें कह देती थी, कभी ना कभी कुछ ऐसी चीजें कर देती थी कि हिट विकेट आउट हो जाती थी, वो कांग्रेस अब संभल के चल रही है। अभी कुछ समय पहले ही आपने सरप्रिया कुमारी शैलजा जी का इंटरव्यू किया और बहुत खुल के वहाँ पे इस गुटबाजी के विषय में बात हुई। अभी 2 हफ्ते पहले जब मैं हरियाणा चुनाव पे इसी द लेंस कार्यक्रम में बात कर रहा था और आलोक शर्मा जी जो कांग्रेस के वहाँ पे मीडिया का काम देख रहे हैं वो आए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ गुट हैं और पार्टियों में गुट होते हैं वो हैं, और लेकिन ये है कि चुनाव के बाद देखेंगे। लेकिन ये गुट का होना कांग्रेस को हानि पहुंचाता रहा है, और कांग्रेस में इस बार का भी जो टिकट वितरण है लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन किसके साथ अलाइंड है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो टिकट हैं वो हुड्डा कैंप के लोगों को दिए गए हैं। तो वहाँ पर इस गुटबाजी के संदर्भ में क्या लगता है?
देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि वैसे तो हमेशा ही ये दिखता रहा है जो कांग्रेस के अंदर जो फूट दिखती रही है, और लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बेटर इसको मैनेज कर लिया है कि कम से कम वो लोग बहुत सधे हुए बयान दे रहे हैं। जब भी आप देखें, दीपेंद्र हुड्डा से जब हमने इंटरव्यू किया तब भी बहुत सधे हुए बयान, जबकि हमने बताया कि कुमारी सैलजा इस तरह की बात कह रही है तब, लेकिन बहुत सधे हुए बयान रहे। कुमारी सैलजा से भी हमने उसी तरह से बात की, उन्होंने भी बहुत सधे हुए बयान ही दिए। ये बात सही है कि और सब लोग अपने लेकिन अपनी दावेदारी से वो पीछे नहीं हट रहे। कुमारी सैलजा को आपने देखा होगा कि मतलब मैंने उन्हें भी कहा कि आप काफ़ी मैं जब से आपको फॉलो कर रही हूँ, इस बार आप बहुत आगे हैं और दिख रही हैं, अपने आप को सामने पेश कर रही हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब 41 पहले ही जो 41 सीटों पर सीटों का ऐलान हुआ कि किसको मिल रही है, तो उनके कैंप से सिर्फ 4 लोग ही थे और वो भी सब सिटिंग एमएलए थे। और यही सवाल हमने उनसे भी पूछा कि अगर जब आपके विधायक ही नहीं बनेंगे, आपके लोगों को ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे मतलब बन कैसे जाएंगे, आप सीएम कैसे दावेदारी पेश करेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी तरह से ही बयान देती रही कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कास्ट इन आयरन है, ये हाई कमांड फैसला करता है। और मुझे लगता है उनकी इन सब बातें जो देखूँ तो एक हाई कमांड शायद इस बार जिस तरह से मैनेज कर रहा है स्टेट की लीडरशिप को, चाहे वो गुट हो, वो शायद बहुत पहले से बेटर मैनेज कर रहा है। तो अभी हाई कमांड ने किसी को नहीं कहा है कि हम किसको बना देंगे या किसको नहीं बना देंगे सीएम, तो इसलिए सब लोग शायद उस तरह से अपने आप को दिखा भी रहे हैं बहुत मैच्योरली, और कि भाई हाँ हम भी दावेदार और हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे। और ना ही कोई ब्लैकमेलिंग चल रही, जैसा कि कुमारी सैलजा ने कहा कि नहीं मैंने कोई इस्तीफे की भी बात नहीं की, मैंने उनको कोई ब्लैकमेलिंग मैं नहीं करती हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से टिकट नहीं दोगे तो वो है कि पहले से ज़्यादा बेटर मैनेज्ड है, उन्होंने बहुत पहले उससे किया है। और तो अब ये चुनाव में ही देखना पड़ेगा, जो 20-22 दिन रह गए हैं उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कितना मैनेज हुआ। प्रदीप जी, क्विकली एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि क्या हुड्डा कैंप में थोड़ी भी नर्वसनेस है इस बात की कि चुनाव के बाद हाईकमान दूसरी तरफ भी फैसला ले सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है मुकेश जी। 2005 में जब 67 सीटें कांग्रेस की आई थी तो उस समय भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद होते थे और उन्होंने लगातार 3 बार देवीलाल को हराया था, उसके बाद उनका कद बड़ा हुआ था। तो ये जब कुमारी सैलजा अगर दावा करती हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, भले ही दीपक बावरिया जो हुड्डा कैंप से, एक हरियाणा में कैंप बहुत है सर जी, और कैंप सिर्फ कांग्रेस में नहीं, अब बीजेपी में भी दिखाई देने लगे, तो दीपक बावरिया का स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद फिर उसमें सुधार होता है। लेकिन एक चर्चा है, वो चर्चा है, और चर्चा जब शुरू होती है तो जैसे मैं मानता हूँ कि इलेक्शन परसेप्शन का खेल होता है, तो धारणाएं लोगों की बनती चली जाती हैं। कुछ लोग ये धारणा बना लेते हैं कि अगर सैलजा ने कहा है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात। अभी जिस तरह से हम ग्राउंड में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हमें कम से कम मुकेश जी ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस इस समय ठीक ठाक ये मान के चल रही है कि वो ठीक ठाक मेजोरिटी के साथ सरकार बना लेगी। ये कांग्रेस के लोग मान रहे हैं, अब नतीजे क्या आएंगे वो तो बाद की बात है। लेकिन अगर समर्थन के साथ सरकार बनानी पड़ी, उतनी ही सीटें आई जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी है, 46 सीटें, तो इक्वेशन अलग हो तो सकती इक्वेशन अलग सही बात है। और बड़ी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं उसके ऊपर भी निर्णय लेने का फिर पार्टी क्योंकि का फर्क विधायक पड़ता है। जुटाने का काम तो जो भूपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। संजय जी के पास एक बार चलते हैं। संजय जी, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन के लिए जानी जाने वाली पार्टी है, वहाँ पहली बार इस तरह का हरियाणा में जो दिख रहा है, एक गुटबाजी दिख रही है, फूट दिख रही है, जो शायद बहुत सारे दूसरे राज्यों में नहीं दिखती। गुजरात में पूरी की पूरी सरकार ऐसे ही बदल जाती है, मुख्यमंत्री पर्चियों से नामित हो जाते हैं। हरियाणा में ये ट्रेंड अचानक अलग क्यों दिख रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? अगर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता तो जो कला अभी हरियाणा बीजेपी में दिखाई पड़ रही है वो दिखाई नहीं पड़ती। साफ साफ सीधा सीधा संकेत है, बीजेपी के नेताओं को यह दिख रहा है कि हरियाणा में पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, तो इसी के लिए कला हो रहा है। लोग अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है तो वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब पार्टी बड़ी मजबूत होती है, आपने जिन एग्जाम्पल्स दिया, आपने गुजरात का जिक्र किया कि गुजरात में सिर्फ 1-2 मंत्री नहीं बदले, पूरा कैबिनेट, पूरे मुख्यमंत्री सब एकदम पूरे नए बदल डाले और उसके बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं होती है।
वो जो कहते हैं क्रिकेट की भाषा में वो होम टर्फ है, वो अपनी पिच पर खेल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो वहां पर उस तरह, और वो कब हुआ था, वो आज की स्थिति नहीं है, वो आज से 3-4 साल पुरानी बात है। पार्टी बड़ी मजबूत थी। अगर 2019 में भी हरियाणा में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या इन चीजों को लेके पार्टी अगर जो निर्णय लेती, तो मुझे नहीं लगता जिस तरह का विद्रोह या जिस तरह के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं हरियाणा बीजेपी में, तो ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन आज स्थिति अलग है। हरियाणा में बीजेपी की 5 सीटें हार चुकी हैं। उन्हें यह भी पता है कि जनता में काफी नाराजगी है। सब मिला जुला करके लीडर को लगता है कि ये समय है, लीडर की मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं लोकल लीडर हूँ, तो लगता है ये समय है जब अपनी बात आप नेशनल लीडर तक पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि जो हरियाणा बीजेपी में आज हमें देखने को मिल रहा है, पहले देखने को नहीं मिलता। हरियाणा की जब बात होती है संजय जी, तो एक मतलब वैसे तो ज़्यादातर जगहों पर होती है कास्ट की बात, लेकिन यहाँ पर जाट वर्सेस नॉन जाट एक बहुत ही बाइनरी टर्म्स में देखा जाता है अक्सर राजनीति को। आपको लगता है कि राजनीति अभी भी राज्य में इन्हीं दो धुरों में है, या फिर और लेयर्ड हो गई है, जिस तरह से स्पेशली बीजेपी ने पिछले 10 साल में मुख्यमंत्री दिए हैं और नेतृत्व दिया है वहाँ पर? मुझे लगता है बीजेपी की अपनी भी स्ट्रैटेजी बदल गई है। जाट वर्सेस नॉन जाट को मोबिलाइज करके बीजेपी ने सक्सेसफुली हरियाणा की राजनीति में 10 साल अपना दबदबा बनाया। लेकिन इन चुनाव में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसको अगर आप देखें तो हरियाणा में बीजेपी ने कई जाट समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है, बीजेपी को इस बात का पता है कि जिस तरह की स्ट्रैटेजी पे उन्होंने 3-4 चुनाव में सक्सेस हासिल की, वो शायद होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता इन विधानसभा के चुनाव में, जिसके सीधे सीधे संकेत उन्हें लोकसभा के चुनाव में मिले। जहां तक बात है बाइनरी का, ये बाइनरी क्यों है हरियाणा के लिए? क्योंकि एक जाति के वोटरों की इतनी तादाद आपको शायद ही किसी राज्य में दिखाई पड़ेगी। अगर हम यूपी की बात करते हैं, कहते हैं यादवों का बोलबाला है, कितने हैं? 10-11%। अगर बिहार की बात करते हैं कि बिहार में यादव मतलब यादव की पॉलिटिक्स होती है, यादव जाति के लोगों को मोबिलाइज करने की पॉलिटिक्स होती है, वहां कितना है? लगभग यही 12 से 14-15%। लेकिन अगर हम हरियाणा में जाट समुदाय के वोटरों की बात करें, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसी के लिए बाइनरी होता है, जाट वर्सेस नॉन जाट। मुझे लग रहा है कि पहले वाले चुनाव में भी ये बाइनरी चला, और इन चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसकी आपको आहट या गूंज कहीं ना कहीं दिखाई जरूर पड़ेगी। जी सर्वप्रिया, जाट वोटों का मसला हरियाणा में, जैसा अभी संजय जी ने भी कहा, लगातार चलता रहा है। बीजेपी ने दोनों मुख्यमंत्री नॉन जाट दिए। पिछली बार ऐसा लगा था कि जाटों ने ये सोचा कि कांग्रेस जहां जीत नहीं सकती है वहां पर जेजेपी को वोट दिया जाए, और 10 सीटें जेजेपी ने जीती। ऐसा लगा कि वो सीटें दरअसल बीजेपी के खिलाफ जिताई गई सीटें थी और कांग्रेस को भी नहीं जिता सकते थे, इसलिए जेजेपी को दी गई थी। लेकिन जेजेपी ने तय किया कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। अल्टीमेटली आज के समय में जबकि जेजेपी की चर्चा भी नहीं हो रही है, जाट वोटर्स क्या वापस कांग्रेस की ओर देख रहे हैं या बटा हुआ है, और जेजेपी इस पूरे इक्वेशन में कहाँ दिखती है? वहाँ जो सेंटिमेंट तो जो है वो यही लग रहा है कि शायद लोगों ने मन बना लिया है, शायद जाट वोटर ने मन बना लिया है कि उन्हें इस वोटों को बांटना नहीं है, क्योंकि वो भी तो 10 साल से स्ट्रैटेजी देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से खेल रही है। क्योंकि 2016 के जाट वर्सेस नॉन जाट के जो एक राइट हुए वो सब था, फिर किसानों के का आंदोलन हुआ, तो वो स्ट्रैटेजी वोटर को भी समझ आ रहा है कि ये जब जिस तरह से टिकट दी जाती है या जिस कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है और किस तरह से वोट कट जाता है, तो ये सब है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी नायब सैनी जहाँ लाडवा से लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जाट वोटर बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद सैनी वोटर बहुत ज़्यादा हैं। तो जाट वोटर पहले जो ज़्यादातर कांग्रेस या INLD उन्हीं को ही वोट देते 2014 से पहले, और अब INLD का जिस तरह से थोड़ा काफ़ी वो पिक्चर से बाहर होती जा रही है, और बल्कि जो INLD का जो वोटर था वो भी जेजेपी में शिफ्ट हुआ जब वो दोनों अलग हुए। तो वो जेजेपी के पास भी वो वोटर INLD का अपने उधर से भी आया था, क्योंकि आप लोग फ्यूचर की तरफ देखते हैं। दूसरा एक युवा कोई आके कुछ वो करना चाहता है, उनका अपना करिश्मा है दुष्यंत का, जिस तरह से वो लोग को लेकर आए, तो वो वोटर भी आया था। ऊपर से क्योंकि 5 साल ही तो हुए थे कांग्रेस को बाहर गए, तो एक तरह से लोगों को लगा कि हम कहीं और भी जाके देख सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं था कि वो एकदम एंटी बीजेपी देना चाह रहे थे लोग वोट, या सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में देना चाह रहे थे। तो उनको एक तीसरा कुछ दिखा दुष्यंत को, तो उनको मिला।
लेकिन अब जो पिछले 10 साल में 10 नहीं, पिछले खासकर पिछले 5 साल में जो मुद्दे आए हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो जाट वोटर है उसने एक अपना उसने मन बना लिया है कि इस वोट को बांटना नहीं है और हमें एक तरफ ही वोट करना है, ऐसा लगता है। लेकिन वो पैटर्न आपको इसलिए, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से रिजल्ट आया अगर आप उसको देख के, तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं, हमने कोई अपना तो सर्वे नहीं किया है, लेकिन जैसे जो आप लोगों से बात करते हो उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि वो उसको बांटना नहीं चाहते। और जेजेपी, सही बात है कि अगर उन्होंने उनको दिया भी था कि ये देखते हुए कि ये फ्यूचर है या ना हम कांग्रेस के पास जा रहे हैं ना हम बीजेपी के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक तीसरा विकल्प है और ये शायद हमारे लिए उस तरह से आवाज उठाएंगे, और उन्होंने आए भी थे, वो बीजेपी के खिलाफ बात करके ही तो आए थे, तभी तो उन्हें वोट मिले थे। और उसके बाद जिस तरह से जैसे जैसे मुद्दे आते गए और दुष्यंत ने जिस तरह से उनको लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और सरकार में रहते हुए उन्होंने बहुत कोशिशें की उनको कहने की, अपनी बात रखने की, लेकिन लोगों को नजर नहीं आया। लोगों को नजर आया कि उसने सत्ता पे को लात नहीं मारी, उसने जगह नहीं छोड़ी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उसे हमसे ज्यादा, वोटर से ज्यादा, अपने मुद्दों से ज्यादा वहां प्यार था। तो इसीलिए अभी वो जो गुस्सा, जब जैसे ही गठबंधन टूटा तो इतना गुस्सा जो दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार के खिलाफ जो दिखा कि उनको कार से उतरने तक नहीं देते थे, तो वो शायद शुरुआत में दुष्यंत चौटाला भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये मुझे इतना गुस्सा झेलना पड़ेगा। कि मैं, उनको शायद लग रहा था, क्योंकि जब मैंने उनसे लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था तब तक भी वो भाजपा के खिलाफ कुछ बयान देने को तैयार नहीं थे, खुल के नहीं बोल रहे थे, खुल के भी नहीं, कैसे भी नहीं। और जबकि लोकसभा इलेक्शन पास में ही थे, तभी भी वो यही कह रहे थे कि नहीं देखेंगे, अभी तो वक्त है, अभी तो देखेंगे, अभी भी वो क्योंकि कहीं इसी आस में थे कि शायद गठबंधन हो जाए, या हो सकता है विधानसभा के लिए गठबंधन हो जाए, तो वो कुछ भी खुल के नहीं बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने जो इन महीनों में, इन जो लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद से जो उन्होंने देखा, अपने खिलाफ विरोध देखा है, अब वो मजबूर हो गए हैं इंटरव्यूज में कहने के लिए कि मैं आज ये गारंटी लिख के दे रहा हूं कि मैं भाजपा के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। तो ये अपने आप में एक सबूत है कि उनको समझ आ गया है कि जो वोटर है वो बिल्कुल, जो उनका अपना वोटर है वो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है, और वो जाट वोटर एक बहुत बड़ा चंक है जो उनको वोट करता है। एक बार फिर से संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, जब भी ऐसा लगता है कि बहुकोणीय मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि वोटों का, अपोजिशन के वोटों का डिवीजन हो जाता है। अभी जो स्थिति हरियाणा में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, जेजेपी है और आईएनएलडी भी है जो कि बीएसपी के साथ अलायंस में है, और अब तो गोपाल कांडा भी उनके साथ मिलके चले गए हैं, और आम आदमी पार्टी भी है जो अब मतलब कांग्रेस के साथ बातचीत के बावजूद नहीं हुई तो चुनाव लड़ रही है। यानी 5 दल हैं वहाँ पर इस तरह के, या गुट हैं या अलायंसेस हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अभी भी बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है और बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है, या मोर और लेस जैसा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में कि जनता ने बहुकोणीय होने के बावजूद 2 ही कोण चुने और तीसरे और चौथे कोण को छोड़ दिया? देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है भले ही तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं हरियाणा में, लेकिन मुख्यतः दावेदारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। तमाम सीटों पर, 90 सीटों में से मुझे लगता है कि 78-80 सीटों पर तो सीधा सीधा मुकाबला है। ये जरूर है कि आज कांग्रेस की स्थिति मुझे कम से कम वैसी नहीं दिखाई पड़ती जैसा 2 महीने 3 महीने पहले दिखाई पड़ती थी, क्योंकि 2-3 चीजें हैं। एक तो कांग्रेस में भी, पार्टी के अंदर में भी कलह दिखाई पड़ती है टिकट बंटवारे को लेके, और खासकर जिसका जिक्र आपने किया, जो सवाल आपने मेरे से पूछा, तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जेजेपी का भी चुनाव लड़ रही है, उधर आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन है। ये छोटे छोटे गठबंधन तो हैं, इन पार्टियों का कोई बड़ा जनाधार पूरे राज्य में तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन 2-4 कंस्टिट्यूएंसी में उनका जनाधार है, और 2-4 कंस्टिट्यूएंसी में अगर मार्जिनल डिफीट हो गई बीजेपी कांग्रेस की, तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो कांग्रेस वैसी स्थिति में नहीं है आज मेरे हिसाब से जैसी 3 महीने पहले थी, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि रेस में कांग्रेस ही आगे दिखाई पड़ती। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। प्रदीप जी, इसमें मैं अरविंद केजरीवाल जी का पहलू लाना चाहता हूँ। अरविंद जी को जमानत मिली, और ये जो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलने लगती है, जैसे ही कोई चीज़ होती है तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की ही बात कर रहा हूँ कि वो थ्योरी ये भी है कि जी बहुत अपोज नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत को, और ज़मानत हो जाने दी इसलिए गई है क्योंकि वो निकलेंगे तो अग्रेसिव कैंपेनिंग करेंगे तो आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन के वोटों में नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा।
तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक ढंग से एक जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल जी को। क्या हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का असर आप आने वाले दिनों में लगता है दिखेगा कुछ? देखिए मुकेश जी, लोकसभा चुनाव याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल को मेरे ख्याल में 8 या 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए बिल्कुल जो है प्रचार करने के लिए बाहर निकाला गया था। तो उस समय भी इसी तरह की थ्योरीज पे लोग बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को केवल इस तरह इसलिए निकाला गया है क्योंकि सुर्खियों में राहुल गांधी रोजाना बने रहे हैं। रोजाना राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो रही है, और अखबारों और टीवी चैनल्स के लिए ये मजबूरी हो गई है कि उन चीज़ों को हाईलाइट करे या कम से कम खबरों में जरूर दिखाए। और हालांकि केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में योगी जी को लेके जो बयान दिया था, हाँ, उसकी चर्चा और धमक महीनों बाद तक सुनाई दी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो कुछ समय ऐसा हुआ भी कि राहुल गांधी से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हुआ। केजरीवाल ने जो मोदी को लेके स्टेटमेंट दी थी कि 2025 के बाद ये आप किसको वोट दे रहे हैं, अमित शाह को दे रहे हैं या मोदी को दे रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। यही चीजें हरियाणा में चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने जो संजय जी से पूछी थी वो बेहद महत्वपूर्ण बात है आपकी, कि ये चुनाव भले ही गठबंधन, इंडियन नेशनल लोकदल बसपा का गठबंधन हुआ है, गोपाल कांडा भी साथ आ गए, आज़ाद समाज पार्टी और जो चंद्रशेखर राहुल वाली और जननायक जनता पार्टी की, ये गठबंधनों का चुनाव हम कह सकते हैं। लेकिन तमाम गठबंधनों के बावजूद, आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर होने के बावजूद, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि 90 में से कम 70 से 72 सीटें ऐसी है जहां सीधा चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। 18-20 सीटें जो हैं वहां पे हो सकता लेकिन है इसमें एक दिलचस्प बात ये होती है प्रदीप जी कि हमने तो लोकसभा में भी देखा कि कई सीटें ऐसी थी जो बहुत ही कम मार्जिन से जिनका फैसला हुआ। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या दूसरी जगहों की, कम सीटों पर। विधानसभा तो और छोटा होता है, तो उसमें अगर इन गुटों को थोड़ा थोड़ा भी वोट मिला तो रिजल्ट्स के ऊपर तो फर्क तुरंत पड़ सकता है ना। अगर लोकसभा में इतना फर्क पड़ा है तो वो अल्टीमेटली, जो बात अभी संजय जी कह रहे थे, उसमें ये तर्क में दम तो है कि डैमेज तो कांग्रेस का होने की गुंजाइश ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है, डैमेज कांग्रेस का ही होना है। देखिए क्या होता है कि अब एक धारणाएं जब बनती है, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को एकदम से टिकट थमाई गई, उनको पार्टी ज्वाइन करवाई गई और वो सांसद चुन लिए गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव में हिसार से जब टिकट आवंटन का काम शुरू हुआ और जो मौजूदा मंत्री थे और 2 बार के विधायक कमल गुप्ता को टिकट दी गई, तो नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल ने ये कहा कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, और नवीन जिंदल ने कहा कि मैं पार्टी के निर्णय का सम्मान करता हूँ और अपनी माँ के साथ भी खड़ा हूँ। ठीक है, लेकिन अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से एक सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से एक विधायक जो मंत्री भी है, एक को टिकट हुई है, एक को नहीं हुई है, एक नाराज है, उसने निर्दलीय के तौर पे पर्चा दाखिल किया है, और एक पार्टी की टिकट पे लड़ रहा है। तो आखिर में अगर जीत के आती है सावित्री जिंदल जी, और कमल गुप्ता चुनाव हार जाते हैं, और सरकार बनाने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि 19 वाली पोजीशन है, तो फिर सावित्री जिंदल किसके साथ जाएगी? तो चीजें इस तरह भी मैनेज की जा रही है। बीजेपी मैनेजमेंट में मास्टर है, करती है। अब लेकिन बीजेपी के साथ इन दिनों काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हो रही है जिसको वो मैनेज नहीं कर पा रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो नए होने की वजह से नायब सिंह सैनी हैंडल ली। हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जब उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी सीट कौन सी रहेगी, वो करनाल से कहते हैं कि नहीं मैं तो करनाल से ही लड़ूंगा, सुबह मोहनलाल बड़ोली बोलते हैं कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, वो शाम को बोलते हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों के बीच में एक मैसेज जो जाता है ना, उसको किस तरह से, ये एक डैमेज है जिसको कांग्रेस आजकल मैनेज करना सीख गई है, लेकिन बीजेपी अब उसको एज इट इज छोड़ रही है। इस चुनाव में अगर कुछ बदलाव देखने की, सरकारें भी बदल जाती है, इधर से उधर हो जाती है, कोई कांग्रेस की आ गई, कभी बीजेपी की आ गई, लेकिन पार्टी के कल्चर में जो बदलाव दिखाई दिया इस चुनाव में वो सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कल्चर में अनुशासित होने का बदलाव दिख रहा है
और जो अनुशासन के लिए जानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी, उसके कल्चर में बगावत का बदलाव दिख रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने प्रदीप जी। प्रदीप जी, आप और सरप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस चर्चा में अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको क्या मुद्दे दिख रहे हैं, आपको क्या रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।